हेलो एवरीवन। नाउ इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी पे। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात करेंगे जो HSSC असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का 12th फाइनल एग्जामिनेशन होता है इसके बारे में। वेल ऑल्दो जो पेंडेमिक है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, काफ़ी जाने जा रहे हैं, बट देन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस। सो हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है 12th बोर्ड का फाइनल का, तो ये कहीं ना कहीं फेबररी फर्स्ट वीक या फिर एट मैक्स फेबररी सेकेंड वीक तक कंडक्ट हो जाने चाहिए। वेल ऐसे में आपका क्या स्ट्रेटजीज़ होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है ये काफ़ी ज़्यादा 30% तक रिड्यूस करने के बारे में बोल रहे थे। तो ऐसे में क्या आपका स्ट्रेटजीज़ होने चाहिए, किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या आप कर सकते हो जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। तो इस वीडियो पे काफ़ी कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। बट देन बिफोर बिगिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन। नाउ ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा जो अभी तक का टीचिंग एक्सपीरियंस है इसके ऊपर बेस करके मैं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज़ किया हुआ है। परफॉर्मेंस के वाइज अगर बात करें तो यस, जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा रहा है, सिग्निफिकेंट रहा है, एक्सपोनेंशियली। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 90-95% मार्क्स जो है ये डबल से भी ज़्यादा बढ़े हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ऐसे में काफ़ी कुछ एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज़, कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आसानी से इस सब्जेक्ट पे 95 से ज़्यादा स्कोर कर सकता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है तो आप आसानी से 97-98 तक टच कर सकते हो। नाउ मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी हमारा सितंबर का ऑलमोस्ट मिडवे थ्रू हम आ चुके हैं। तो ऐसे में जो अभी हमारे पास 4 या 5 महीने हाथ में बचे हैं, क्या हमारा स्ट्रेटजीज़ होना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में। वेल देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लो। वेल डोंट बॉदर अबाउट द क्वेश्चंस। यहाँ पर शायद आपका जो प्रिंट है ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट देन क्वेश्चन ये आपको आसानी से मिल जाएगा। गूगल में आप सर्च कर सकते हो, आपका क्वेश्चन अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। मैं यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आएगा कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन है मोरलेस ये जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहता है 1 मार्क का, एंड इनमें आपको कोई सिग्निफिकेंट ऑल्टरनेटिव मिलता नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताऊँगा तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। वेल देखिए, तो यहाँ पर हम जो बोल रहे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है इनमें हमको कुछ सिग्निफिकेंट ऑल्टरनेटिव्स मिलते नहीं है, बट जो 2 मार्क के या फिर 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको एक एक या फिर एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन पे अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखा है, तो आपको सिर्फ एक ही लिखना है। एंड देन मोर ओवर अगर आप 3 मार्क का सवाल देखते हो तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है इनके अगेंस्ट में, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑल्टरनेटिव्स दे रखा है। सो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, वैसे 2019 का क्वेश्चन है। एंड जो 5 मार्क का सवाल है यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको ऑल्टरनेटिव दे रखा है। सो यहाँ से हम एक चीज़ आइडिया लगा सकते हैं। सेम इन केस ऑफ जो जूलॉजी का पोर्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव दे रखा है। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में भी, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में अगेन आपको ऑल्टरनेटिव दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो Any4 लिखा है, एंड आपका जो ऑप्शंस है 6 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। सो आपके पास 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, आप जूलॉजी पोर्शन से या फिर बॉटनी पोर्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिफरेंस का होगा। यहाँ से आपका देखिए आपको 2 डिफरेंस लिखना है, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। एंड देन सेम इन केस ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन यू हैव गॉट ऑप्शन, सेम इन केस ऑफ 5 मार्क क्वेश्चन यू हैव गॉट सम ऑप्शंस। नाउ यहाँ से एक चीज़ आपको पता चलता है कि जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है इनमें आपका चांसेस हो सकता है कि आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन है 2 मार्क के या फिर 3 मार्क के, वेल देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। सो ये 2 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे, ये थोड़ा सा वेरी करता है। मोर और लेस 3 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं इन जनरल। एंड जो 5 मार्क के क्वेश्चन है बॉटनी सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जूलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो टोटल 20 मार्क्स का होगा आपका 5 मार्क वाले क्वेश्चन।
वेल सो 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा ऑप्शंस मिलता नहीं है, सो आपको ये सॉल्व करना अब यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप इसको सॉल्व करोगे, अगर नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। वेल यहाँ पर मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह से इसको टैकल किया जाए, किस तरह से क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। वेल देखिए ऑल दो सिलेबस जो है ये रिड्यूस हुआ है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अभी हमारे पास ऑप्शंस कम दिया जाएगा, यही हम सोच के अप्रोच रख के हम चले हमारा जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। बट देन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्री कंसेप्ट नोशन है कि क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन वैसा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड में रहेगा, ये सारे प्री कंसेप्ट नोशन लेके कभी अपना प्रिपरेशन मत कीजिएगा, ये डेडली हो सकता है। हमेशा ओपन माइंड के साथ अपना सिलेबस को देखते हुए आप अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। वेल तो इन सब स्ट्रैटेजीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सो ओवरऑल क्वेश्चन का जो एनालिसिस है हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक साइंटिफिक नेम पूछ लिया तो आपको सिर्फ एक वर्ड या फिर 2 वर्ड लिखने हैं, आपको आता है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ 2 वर्ड के लिए 1 मार्क गवा दोगे। तो ऐसे में ये काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। आपका जो 98-99 मार्क वाला मार्जिन होता है वहाँ से आप नीचे आ सकते हो। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट 98-99 बिकॉज दैट इज़ द मार्क जो टॉपर को मिलते हैं। अब नॉर्मली बायोलॉजी में 98 मार्क होता है हाईएस्ट मार्क। वेल मेरे स्टूडेंट ने ये मार्क अचीव कर रखा है प्रीवियस ईयर्स में, बट देन लास्ट ईयर का जो था 99 मार्क आ गया था हाईएस्ट मार्क। वेल अब ये जो है ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, नॉर्मली ये आना नहीं चाहिए, बट देन वेल अब हर साल ये चेंज होता रहता है, सो वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट। बट एनीवे सो यहाँ पर जो कहने का मेरा मतलब है कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए। कैसे करेंगे, या तो आपको ये डेफिनेटली आना ही पड़ेगा या फिर आपको नहीं आता है। सो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपको 1 मार्क मिलेंगे या नहीं। 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन है यहाँ से आप डिफरेंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको 2 डिफरेंस मिल सकता है या फिर आपको शॉर्ट नोट मिल सकता है। 3 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, यहाँ से आप डायग्राम अगर आप देखते हो यहाँ पर तो आपको डायग्राम दिखेगा, आपको पूछेंगे कि आप डायग्राम बनाइए। सो ये आपको मिल सकता है यहाँ से, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यस दिस द क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायग्राम के लिए पूछा है, ठीक है। सो आप डायग्राम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मार्क के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स आपका एक 5 मार्क का ब्रॉड क्वेश्चन होगा, 5 मार्क का एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन होगा। दो क्वेश्चन होंगे जूलॉजी सेक्शन से एंड 2 क्वेश्चन होंगे आपका बॉटनी सेक्शन से। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस। नाउ हर क्वेश्चन पेपर में आपको यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा एंड मोर और लेस मैं आपको बता सकता हूँ क्वेश्चन पेपर देख के आप करीब करीब, वैसे तो देखिए आपका 100% मतलब आपका थियरी पेपर होता है 70 मार्क का, 70 में से 70 आप कॉमन आपका हो सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ये आपका सिलेबस से बाहर का होगा नहीं, आपकी किताब से ही पूछेंगे। सो आपका 70 में से 70 आप कॉमन आसानी से आपका हो सकता है। या फिर मैं बता सकता हूँ इंस्टेंटली लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था मेरा, इंस्टेंटली मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम से इमीडिएट पहले मैंने जो मार्क कर रखा था, आउट ऑफ 70 मार्क क्वेश्चन मैंने एक पेपर बनाया था, उसमें से 57 मार्क का मेरा कॉमन था। मैंने जो अपने स्टूडेंट को बताया था कि आपको ये पढ़ना है। सो यू कैन सी बस 13 मार्क्स का था जो इंस्टेंटली यहाँ से आपका स्टूडेंट को मैंने बताया नहीं था, बाकी 57 मार्क। अदरवाइज जो 70 मार्क का क्वेश्चन है टोटली आपका सिलेबस से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस। इनफैक्ट जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे रखे थे स्टूडेंट, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन ये था कि दोनों आता है, अभी कौन सा अटैम्प्ट करें। सो दिस वाज द कंडीशन। सो ओवरऑल जो कहने का मतलब है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आपके ग्रैब में होता है, बस आपको अटैम्प्ट करना आना चाहिए ना। हाउ टू प्रोसीड, वेल देखिए 5 गोल्डन रूल्स जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली while dealing with my students and obviously always I try to tell them and make them learn। जो 5 गोल्डन रूल्स में बताता हूँ, हमेशा अपने बेसिक्स पे आप डिपेंड कीजिए, अपना जो प्रिपरेशन है उस पर आप फेथ रखिए। वेल देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप मॉडर्न एबीसी पढ़ोगे, आप मॉडर्न अप्रोच पढ़ोगे, आप रेफरेंस बुक पे ज़्यादा ध्यान देते हो। वेल देखिए ये जो अप्रोच है ना ये काफ़ी डेडली हो सकता है। क्यों डेडली हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपका जो बेसिक्स है उस पर ज़्यादा आप डिपेंड करें, आपका जो प्रिपरेशन है बेसिक का इसके ऊपर आप फेथ रखें, अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखें।
एनसीईआरटी दैट इज़ द बैकबोन। आप जितना भी रेफरेंस पढ़ लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी का 2 से 3 रिवीजन नहीं लगाया इमीडिएटली 2-3 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगा। मिनिमम 2 to 3 रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी। नाउ आप कहेंगे सर एनसीईआरटी 370 पेजेस प्लस वाला बुक है, इसको 2-3 बार रिवाइज कैसे करें? वेल, इसका भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। रिवीजन इज़ द की। नाउ अगेन, जैसे कि मैंने बताया है आपको, मिनिमम, ये मिनिमम नंबर है, 2 to 3 रिवीजन आपको इमीडिएटली एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले, इससे पहले आप ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। द मोर यू रिवाइज द मोर यू लर्न, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए, आप जितना लिखते हो, आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन है आपने रिवाइज कर लिया, इसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितना लिख रहे हो, क्योंकि आप जो प्रेजेंट करते हो एग्ज़ाम पे उसके ऊपर बेस करके आपको मार्क मिलता है, ना कि आप कितना जानते हो उसके ऊपर बेस करके। ओवरऑल कहने का मतलब है आपको मार्क उतना ही मिलेगा जितना आप लिखते हो। आप कितना जानते हो वो अलग बात है, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। सो प्रैक्टिस राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द 5 गोल्डन रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। एंड अगर मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 100% एश्योरेंस, अगर ये 5 गोल्डन रूल कोई भी स्टूडेंट फॉलो करता है, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन स्कोर 95 प्लस। नाउ ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ 95% प्लस, तो इसका मतलब है आपका जो ये कंसेप्ट है ये आपको इंटरनलाइज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के रख देते हो। आपका रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 6 महीने पहले एक बार रिवाइज़ किया था, फिर एग्ज़ाम से इमीडिएट पहले एक बार रिवाइज़ करे। वेल देखिए, ऐसे आपका होगा नहीं, आपको फ्रीक्वेंट रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा। नाउ इन सारे जो स्टेप्स है इनके बारे में बात करूँगा धीरे धीरे इस वीडियो पे। नाउ सबसे पहले जो बेसिक्स, आप हमेशा अपने बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो एनसीईआरटी बेस्ड बेसिक्स। वेल देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी वेल डिफाइंड है। आपका नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आपको बताया गया है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ टॉपिक्स आपको बताया गया है। आपका नंबर ऑफ़ टॉपिक में नंबर ऑफ़ सब टॉपिक्स वेल डिफाइंड है। सारे जो आपके ये टॉपिक सब टॉपिक है ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। वेल सो सिलेबस जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और ऐसा नहीं है, अब जो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट कहते हैं कि कॉमन नहीं हुआ है क्वेश्चन, जो ये कॉमन नहीं है। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर कि आपका 70 आउट ऑफ 70 मार्क का जो क्वेश्चन है थ्योरी पेपर का, ये आपका कॉमन हो सकता है। क्यों मैंने कहा, क्योंकि देखिए जो आपका एनसीईआरटी है वहीं से आपका सवाल रहता है, कुछ बाहर का नहीं होता है सवाल, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेटेड क्वेश्चन हो। वेल देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तब आप कहोगे सर ये जो क्वेश्चन था ये हमारा कॉमन नहीं था, ये सिलेबस से बाहर था। वेल इसीलिए हमेशा एनसीईआरटी को आप रिगोरसली आप स्टडी करो, रिलीजियसली आप इसको स्टडी करो, आप रिवाइज करो। सो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। हो सकता है रिलेटेड क्वेश्चन हो, बट देन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि आपका वो बहुत ज़्यादा आपके लिए परे हो, ऐसा टॉपिक होगा नहीं। कोई ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक पूछ लिया, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। व्हाट इज़ कास्केड मैकेनिज्म, कोई नहीं पूछने वाला है। आपका एटमैक्स क्या पूछ सकते हैं, आपने लेक ओपेरन पढ़ रखा है, लेक ओपेरन। नाउ लेक ओपेरन समटाइम दे कॉल इट फीडबैक मैकेनिज्म। सो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा फीडबैक मैकेनिज्म जब पूछ रहे इसका मतलब है दे वांट टू नो अबाउट लेक ओपेरन। आपका पूछ सकते हैं, आप बताइए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है। वेल आपने पढ़ा है लेक ओपेरन, आपको नहीं पता रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है। वेल देखिए, दोनों टॉपिक जो है ये सेम है। जब आप लेक ओपेरन पढ़ते हो, बिकॉज आपको पढ़ना होता है रेगुलेशन, किस तरह से जो जीन है खुद को रेगुलेट करता है, इसी के लिए आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हो लेक ओपेरन का। सो दोनों टॉपिक सेम है। दैट इज़ वाई ऐसे कि आपका जो बेसिक है ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ट्विस्टेड वाले क्वेश्चन जो आप कहते हो ये ऐसे ही होते हैं। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट देन जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो आपने ध्यान नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप जो एनसीईआरटी है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। एंड ऑफ कोर्स जो आपका क्लास लेक्चर्स है यहाँ पर ये सब टर्म्स को डिस्कस किया जाता है बहुत ही डिटेल में। सो आप क्लास जो वीडियोस होते हैं इनको प्रॉपरली देखें। वेल इसके बाद बात करते हैं जो आपका बेसिक रिवीजन है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए बेसिक रिवीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो आपका एनसीईआरटी,
जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आता है, ये जो टर्म्स है इनके बारे में आपका क्लैरिटी आता है। देन जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताया है, आपको पूछा गया है कि बताइए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कौन से लेवल में होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन। अब आपने पढ़ रखा है लेक ओपेरन को, आपको नहीं पता कौन सा बेसिक लेवल है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का, तो आपको पता होगा लेक ओपेरन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे काम करता है एंड दैट इज़ द बेसिक लेवल ऑफ gene expression regulation, so it is transcription. So well again the question that you already know the answer, but क्योंकि question आपके लिए puzzled था तो आपने इसको आंसर नहीं कर पाया, so this is what I call basic concept, जो आप कहते हो twisted question. So again the very basic funda is cash on your basics, आपका जो NCERT का नॉलेज है वही आपके लिए मेन स्ट्रेंथ है। ना आगे बढ़ते हुए अगेन यहाँ पर देखिए जो आपका बेसिक क्वेश्चन है ऑलरेडी, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताया है कि आप बताइए ट्रांसक्रिप्शन जो जीन रेगुलेशन है ये इसका बेसिक लेवल कौन सा है, तो इट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन जो आपने लेक ओपेरन में पढ़ा है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा इनडायरेक्ट था, तो आपने इसको आंसर नहीं कर पाए। तो इसीलिए आपका जो 1 मार्क का सवाल है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया है कि जो 1 मार्क के सवाल है इनके लिए आपका कुछ ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं। अगर आप 1 मार्क का सवाल सॉल्व करना चाहते हो तो आपका एक ही ऑप्शन है, आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। आप कितना भी नोट्स पढ़ लो, आप कितना भी ट्यूशन्स पढ़ लो, अगर आपने NCERT नहीं पढ़ा है तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में रहा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अलावा आप नहीं कर सकते हो सॉल्व। अगेन द मोर यू रिवाइज स्ट्रॉन्गर यू आर इन द गेम, क्योंकि आपका जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको 84 मिलने वाला है या फिर 85 मिलने वाला है। ये मैं मार्क इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो डिस्टिंक्शन वाला मार्क है उसी 1 मार्क पे डिपेंड करता है, आपका 98 आने वाला है या फिर 97 आने वाला है, आपका जो टॉपर्स मार्क है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो 1 मार्क वाले सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ एक सवाल आप पूछोगे कि जो रिवीजन है सर 370 से ज़्यादा पेजेस है, कैसे रिवाइज़ करें। वेल देखिए रिवीजन का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जो बेसिक स्ट्रैटेजी है ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वेल रिवाइज़ करने का जो तरीका है ये कुछ इस तरह का है। देखिए आपका हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होंगे। मान लीजिए आपने कोई भी एक चैप्टर उठा लिया, चैप्टर ABC, एनी चैप्टर आपने उठा लिया है। अब इस चैप्टर में आपको कुछ हेडिंग मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप से फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर देखते हो तो आपको वहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिल जाएंगे एक टॉपिक, आपको एक टॉपिक मिलेगा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपको एक टॉपिक मिलेगा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको एक टॉपिक मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आपको एक टॉपिक मिलेगा पर्चुरेशन का, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब इनके अंडर में आपको सब टॉपिक्स या फिर सब कैटेगरी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन के कुछ सब स्टेजेस आपको मिलेंगे, जैसे कि एनकाउंटर ऑफ द स्पर्म आपको मिल जाएगा, जो स्पर्म एंड ओवम इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, कुछ आपका फर्टिलाइजेशन कोन वगैरह बनता है, फिर दोनों का जो न्यूक्लियस ये आपस में मिल जाते हैं। सो सर्टेन स्टेप्स आर देयर। सो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस, सिमिलरली जो गैमेटोजेनेसिस के स्टेप है एक, और एक आपका यहाँ पर हेडिंग होता है गैमेटोजेनेसिस का। तो यहाँ इसका जो स्टेजेस होते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक स्टेज होता है जहाँ पर आपका स्पर्म डेवलप होता है, एक स्टेज होता है जहाँ पर आपका ओवम डेवलप होता है। सो मेल एंड फीमेल में दोनों अलग है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको 3 स्टेजेस मिलेंगे। आपका एक होता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, एक होता है आपका ग्रोथ, एक होता है मैचुरेशन स्टेज, सिमिलरली oogenesis। सो ओवरऑल जो कहने का मतलब है आपका पूरा चैप्टर को आप कुछ ऐसे ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, देन अगेन इनको कुछ छोटे सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ओवरऑल इतना करने के बाद आपका जो पूरा चैप्टर ये एक सॉलिड पेज में आ जाना चाहिए, एक पेज में आपका एक चैप्टर आ जाना चाहिए। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनॉप्सिस बनाना। ये देखिए आप 2 से 3 घंटे में आसानी से बना सकते हो सिनॉप्सिस। आपको बस करना ये है, आपका जो टॉपिक्स है इनको ब्रॉड टॉपिक्स को लेना है, इनके अंडर जो सब कैटेगरीज है इनको लेना है, या फिर कोई प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन या फिर गैमेटोजेनेसिस, इनका जो स्टेजेस है इनको लिखना है। सो आप जब रिवाइज करते हो तो ऐसे में आपके सामने पूरा पिक्चर होता है कि आप एक पेज के अंदर आपका जो सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर में, मान लीजिए 5 टॉपिक्स है, बड़े टॉपिक है, इनके अंडर और 5 सब टॉपिक्स है। सो आपका पूरा पिक्चर सामने रहता है। सो ऐसे में रिवाइज करना आसान हो जाता है। एंड आई कैन अश्योर यू आप 45 से 50 आवर्स अपना
45 से 50 घंटे आप सेव कर सकते हो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो। सो सिनॉप्सिस मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बना के दिखाऊँ किस तरह से बनता है सिनॉप्सिस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एक मॉडल सिनॉप्सिस बना के ले आऊँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मॉक टेस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है सिर्फ इनके लिए मॉक टेस्ट होता है। वेल देखिए नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग कंसेप्ट है। मॉक टेस्ट वैसे तो आप देखिए हर कोई एग्ज़ाम, कोई भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो उसके लिए आपको पहले जो एक्लेमेटाइजेशन है उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी ही बात है, अगर आप किसी जानवर को रेगिस्तान में डाल रहे हो तो उसको पहले तो एडप्टेशन के बारे में पता होना चाहिए कि रेगिस्तान में एडप्ट कैसे करना है। सो इसी को हम कहते हैं एडप्टेशन, एक्लेमेटाइजेशन। सो आपको मॉक टेस्ट के ज़रिए वो एक्लेमेटाइजेशन मिलता है। नाउ मॉक टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करें, देखिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट टेस्ट लिखने से घबराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्क्स कम आएंगे या फिर हम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है। वेल देखिए आपका जो टेस्ट है, जो आप टेस्ट पेपर लिखते हो, इसमें मेन जो फंडा होता है आपका प्रिपेयर्डनेस को चेक करना होता है। आप खुद को असेस कीजिए वहाँ पर कि आप कितना वेल प्रिपेयर्ड हो। एंड कैसे असेस करेंगे, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए आपका जो एग्ज़ाम का 3 घंटे होते हैं ये आपका एक प्रेशर सिचुएशन होता है। उस सिचुएशन में आप खुद को कैसे हैंडल करते हो। तो 3 घंटे में आपको करीब करीब 70 मार्क्स का या फिर 100 मार्क्स के पेपर सॉल्व करने होते हैं। पर देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वैसे तो ये ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए ही सेम है। ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मोरलेस ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम है। आप रिवीजन जो एनसीईआरटी का मैं बोल रहा हूँ ये आप हर सब्जेक्ट को आपको करना पड़ेगा, या फिर जो आपका टेस्ट है ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो मोरलेस ये जो स्ट्रैटेजी है हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। सो आप 3 घंटे का जो आपका पेपर है इसके लिए आपको एक तो पहले एक माहौल चाहिए होगा। आप 3 घंटे के लिए आप वहाँ पर बैठ के लिख सको। आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, कोई भी क्वेश्चन आपका टीचर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 3 घंटे में आप सॉल्व करो क्वेश्चन को। एंड जो आपका सॉल्व करने का तरीका होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बीच में कहीं उठ के चले गए, बीच में आपको किसी ने बुला लिया या फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। वेल देखिए एग्ज़ाम का जो 3 घंटा है वहाँ पर आपको आधे घंटे का ब्रेक नहीं मिलने वाला है। तो आप प्रॉपर 3 घंटा टाइमिंग के साथ बैठिए, बैठ के वहाँ पर जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। आपको जितना आता है उतना ही सॉल्व कीजिए। देन आप उस पेपर को चेक करवाइए अपने टीचर से, या फिर आप खुद को सेल्फ एसेस कीजिए अगर टीचर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज यस ऑल ऑफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ गाइडेंस, सो आप अपने टीचर से इसको एसेस करा सकते हो। सो आपका जो पेपर है इसको आप एसेस कराओ टीचर से। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वीक एरियाज़ है या फिर वीक चैप्टर्स है वो कौन से है। आपका डायग्राम सही नहीं हो रहा है, आपका न्यूमेरिकल सही नहीं हो रहा है, आपका जो हैंड राइटिंग है वो सही नहीं हो रहा है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं हो रहा है। सो आपका जो वीक एरियाज़ है आपको पता चल जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर काम कर सकते हो। एंड मोर ओवर जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको पता चलता है कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस किस पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, या फिर इस टॉपिक से क्या रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। सो मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो स्टूडेंट जो है ये प्रेशर फील करते हैं, बट देन यही प्रेशर होता है जो आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। नाउ लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि आप जो लिखते हो उसके ऊपर आपको मार्क मिलता है, ना कि आप कितना जानते हो उसके ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का लिख रहे हो, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेंस पेपर लिख रहे हो या फिर आप बोर्ड का कोई सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर लिख रहे हो, आप फिजिक्स लिख रहे हो, केमिस्ट्री लिख रहे हो, बायोलॉजी लिख रहे हो, एमआई लिख रहे हो, हर पेपर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर मैं बताऊं तो हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का एक तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, जब भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो आप स्टार्टिंग में लिखते हो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर दिस। सो ये आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो ये एक बहुत ही बेसिक है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। आप जिस पेपर पे लिख रहे हो आपका उसका प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए। अब अगेन अनदर बेसिक थिंग जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीरियस स्टूडेंट है, जो सिंसियर स्टूडेंट है, ये कभी इन चीज़ों को मिस नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होता है आपका जो 84 एंड 85 वाला मार्जिन है ये इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका जो 97 एंड 98 वाला मार्जिन है इन छोटे छोटे चीज़ों पे काफ़ी डिपेंड करता है। आपका पेपर का क्लीनलीनेस
बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एग्जामिनर का जो मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आपका जो हैंड राइटिंग है, आपका पेपर को देख के पता चलता है कि आप कितना सिंसियर स्टूडेंट हो। आपने फ्रंट पेज पे बहुत सारा ऐसे काट रखा है, ऐसा आपने डर्टी बना रखा है अपना पेपर, तो एग्जामिनर को पहले से ही पता चल जाएगा, प्री कंसेप्ट नोशन होगा कि जो स्टूडेंट है ये ज़्यादा सिंसियर है नहीं। तो आपने बाद में क्या लिखा है वहाँ पर भी आपका जो मार्क है ये कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। सो क्लीनलीनेस काफ़ी मैटर करता है। आंसर टू द क्वेश्चन नंबर दिस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है ना। व्हाट इज़ द फॉर्मेट? फॉर्मेट जो है ये देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, हर आंसर होता है, आंसर को अटैम्प्ट करने का 3 स्टेजेस होते हैं। आपका आंसर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के साथ। आप कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, आपका इंट्रोडक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि 1, 2 या 3 सेंटेंसेस में ख़त्म होने चाहिए। आप उसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हो, फिर मेन बॉडी पे आते हो जहाँ पर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करते हो, आप अपना आंसर का कंटेंट डालते हो। तो मेन बॉडी पार्ट होता है क्वेश्चन का। सो इंट्रोडक्शन, देन आपका मेन बॉडी पार्ट होता है जहाँ पर आप अपने आंसर को सप्लीमेंट करते हो विथ डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो मैटर आप कौन सा सब्जेक्ट को लिख रहे हो, आप हिस्ट्री लिख रहे हो, आप पॉलिटी लिख रहे हो, आप ज्योग्राफी लिख रहे हो, आप बायोलॉजी लिख रहे हो, आप केमिस्ट्री लिख रहे हो, फिजिक्स लिख रहे हो, कोई भी आप आंसर को अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपका उस आंसर को सप्लीमेंट करने के लिए एक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट होने चाहिए। नाउ आपका क्वेश्चन अगर पैटर्न देखते हो, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में ऑफकोर्स आपको ये फॉलो नहीं करना होता है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर करना होता है। 2 मार्क वाले अगर डिफरेंसेस पूछ रहे हैं तो आप एक बॉक्स बनाओगे, उसमें लिख दोगे। लेकिन जो 3 मार्क एंड 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पर आपको अपना जो आंसर है इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ता है। आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपको देना पड़ता है। देन सेकेंड पार्ट में आपका मेन बॉडी पार्ट आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आंसर यू विल हैव टू सप्लीमेंट विद डायग्राम और फ्लो चार्ट। एनीवे नाउ आप बोलेंगे सर हर क्वेश्चन का डायग्राम नहीं होता है, उसको क्या करेंगे? वेल देखिए, इन दैट केस यू विल हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। नाउ आप बोलेंगे सर हर क्वेश्चन का फ्लो चार्ट नहीं बन सकता है। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, हर क्वेश्चन का एक फ्लो चार्ट बन सकता है। एंड फ्लो चार्ट देने का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ। मान लीजिए आपने अपना जो आंसर है लिख रखा है आपने एक पैराग्राफ में, अब वहाँ पर क्या होगा, आपने कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक भी किया होगा, आपका कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन अगर आप एक फ्लो चार्ट देके अपना आंसर को सप्लीमेंट कर देते हो ना, तो ऐसे में जो एग्जामिनर है इनका डायरेक्ट अटेंशन जाता है फ्लो चार्ट पे, जहाँ पर आपने पूरा आपका आंसर को समराइज़ कर रखा है, आपका जो कंटेंट है उसी फ्लो चार्ट में समराइज्ड है। तो ऐसे में आपका जो मेन बॉडी पार्ट है वो काफ़ी हद तक आपका स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक नज़र में नहीं आता है। तो आपका जो ये एडिशनल आप दे रहे हो ना, इससे पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपका जो टोटल होल्ड है इस टॉपिक के ऊपर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग अ फ्लो चार्ट। एंड ये आपका प्रैक्टिस के साथ आता है, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आप डेवलप कर पाओगे अपने कंटेंट को। आप पाई डायग्राम के साथ दे सकते हो, आप ग्राफ के साथ अपना क्वेश्चन को, अपना आंसर को सप्लीमेंट कर सकते हो। सो ऑलवेज फॉर 3 मार्क्स एंड 5 मार्क क्वेश्चन, फॉर गॉड सेक ऑलवेज सप्लीमेंट देम विथ योर डायग्राम और फ्लो चार्ट। अगर आपको जानना है किस तरह से एक फ्लो चार्ट बनता है या फिर डायग्राम बनता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड वीडियो लेके आऊँगा सिर्फ उसके ऊपर। नाउ फाइनली जो आपका आंसर है उसको आपको कंक्लूड करना होता है। आफ्टर मेन पार्ट आपका जो आंसर है उसको आप पैराग्राफ चेंज करके एक सिंगल सेंटेंस में एक आप कंक्लूजन डाल सकते हो। नाउ कंक्लूजन के बिना आपका जो आंसर है ये हमेशा अधूरा रहता है। सो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका 1 मार्क या फिर 1.5 मार्क आपका यहाँ से डिडक्ट हो सकता है अगर आपने अपना कंक्लूजन नहीं डाला हुआ है तो। सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आंसर। आपको हमेशा इंट्रोडक्शन देना होगा, आपको हमेशा मेन बॉडी लिखना पड़ेगा, एंड मेन बॉडी में आपका एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट आपका रहना ही, ये दिस इज़ मस्ट कंडीशन। एंड देन आपका जो कंक्लूजन है ये हमेशा आपका आंसर जो है आपका जो आंसर है उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको एक कंक्लूजन डालना पड़ेगा। नाउ स्टैंडर्ड डायग्राम जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि डायग्राम, अब डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक रफली एक स्केच बनाते हैं, स्केच बना के जैसे तैसे लेबल कर देते हैं। वेल देखिए, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। स्टैंडर्ड डायग्राम का जो फॉर्मेट है, हमेशा आपका जो डायग्राम है, वेल देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी आंसर लिखते हो तो आपका आंसर हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट स्टार्टिंग में डायग्राम बनाते हैं या फिर एंडिंग में डायग्राम बनाते हैं। रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गलत कंसेप्ट है ये। इस तरह से आपका मार्क जो ये डिडक्ट हो सकता है। हमेशा आपका जो डायग्राम है ये आंसर जो है उसका
कहीं पर बीच पे होना चाहिए, मेन बॉडी पार्ट में होना चाहिए आपका जो डायग्राम है। एंड डायग्राम जो ड्रॉ करने का तरीका होता है, नीट एंड क्लीन डायग्राम विथ लेबल, प्रॉपरली लेबल्ड, एंड जो लेबलिंग है हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम। दिस इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। आपका अगर डायग्राम हैफर्डली ड्रॉ किया हुआ है तो वहाँ से आपका काफ़ी मार्क डिडक्ट हो सकता है। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपका जो डायग्राम है ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, ऐसे में आप अपना जो ये राइट हैंड साइड वाला रूल है इसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपका डायग्राम ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो। बट मोर और लेस हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड पैटर्न। सो ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम जो कि आपका मेन बॉडी पार्ट में होगा। नेवर स्टार्ट योर आंसर विथ अ डायग्राम, नेवर एंड योर आंसर विथ अ डायग्राम। डायग्राम हमेशा बीच में कहीं पर होना चाहिए, इफ़ पॉसिबल राइट हैंड साइड ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। वेल, सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो आपको समझने होंगे। नाउ मैंने कहा था कि आप आसानी से 97 98 तक स्कोर कर सकते हो। अब 98 जो टॉपर स्कोर करते हैं ये कैसे होता है, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो बेसिक फंडा है टॉपर्स का। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है, 1 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ से आपका कट क्वेश्चन जो मार्क है डिडक्ट होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो। अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन डिफरेंसेस है, नाउ अगेन वन मोर थिंग, आप डिफरेंस लिख रहे हो तो आपका 2 मार्क के लिए आपको मिनिमम 4 पॉइंट लिखने हैं एज मच एज पॉसिबल। जहाँ तक आपका पॉसिबल हो आपको 4 पॉइंट से अपना आंसर को सप्लीमेंट करना चाहिए। आपका जो आंसर है, जो पॉइंट है, मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए डिफरेंसेस के लिए। सो 4 पॉइंट ऑन ईच साइड। एंड देन आपका 3 मार्क वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी मोर और लेस आपका डायग्राम पूछते हैं अगर आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर रहे हो, एंड देन डायग्राम के नीचे फिगर होना चाहिए, फिगर दिस, विदाउट दिस योर डायग्राम इज इनकम्प्लीट। सो ये आपको फॉलो करना है। सो यहाँ पे भी मार्क डिडक्ट होने के चांसेस नेग्लिजिबल होता है अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हो तो। नाउ कमिंग टू 98, अब देखिए आपका जो 70 मार्क का थ्योरी पेपर है इसमें आप मैक्सिमम 68 to 69 स्कोर कर सकते हो। ये कैसे होता है, आपको अगर याद होगा मैंने बताया था कि जो बॉटनी है यहाँ पे आपका 5 मार्क के 2 सवाल होते हैं, एंड जूलॉजी जो है यहाँ पर आपके 5 मार्क के 2 सवाल होते हैं। अब यहाँ से आपका मैक्सिमम पॉसिबल स्कोरिंग मार्क जो है 4.5 होता है। अगर आपने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी आंसर लिखा है तो आपको 5 out of 5 मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। तो ऐसे में आपको ये मार्क मिल सकता है ओनली इफ़ यू फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी विद अ डायग्राम और फ्लो चार्ट एंड द कंक्लूजन। अगर आपने यहाँ से कोई भी स्टेप मिस किया तो आसानी से आपका 1 और 1.5 मार्क यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। सो यू विल मिस दैट 68-69 मार्जिन बाई सम फ्रैक्शंस। सो ये आपका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद करने होंगे, ये आपको फॉलो करने होंगे रादर। एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो रिवीजन है ये कंटिन्यू होना चाहिए। रिवाइज करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सिनॉप्सिस बनाने चाहिए। सिनॉप्सिस अगर आप बना लेते हो तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर 40 to 45 आवर्स आप आसानी से सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम से पहले आपका 1 दिन या फिर 2 दिन का टाइम होगा मैक्सिमम। तो अगर आप इतना टाइम को आप मान के चलते हो 1-2 दिन, तो 1-2 दिन में आपका सिलेबस को पूरा रिवाइज करना। एंड यस, आपको मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज करने हैं एग्ज़ाम से पहले, ये भी आपको याद रखना है। आपका जो सिलेबस है पूरा सिलेबस को मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवाइज करने हैं। सो 1-2 दिन में आप 3 बार रिवाइज कैसे कर लोगे अपने सिलेबस को अगर आपके पास सिनॉप्सिस नहीं है तो। सो सिनॉप्सिस बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल देखिए, दीज आर द स्ट्रेटजीज जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉलो कर रखा है तो इनको आप हमेशा 95+ मिला हुआ है। नाउ हर स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट है ये करीब 85 to 90 के बीच में जाके रुक जाते हैं। जिन्होंने भी ये फॉलो किया हुआ है हर एक सिंगल स्टूडेंट को 95 से 98 के बीच में मार्क मिला हुआ है। सो दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस तरह से और आपको जानना है, क्या आपको जानकारी चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, एंड ड्रॉप अ लाइक देयर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।